8। गोगा की चीखें उस गुफा की दीवारों को हिला रही थी। उसकी चीख किसी का भी खून जमा देने के लिए काफी थी। बाहर खड़ी जंगली डाकुओं की वो टोली बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब मूर्ति बन गए हो। कुछ देर में गोगा की चीखें शांत हो गई। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, मौत का सन्नाटा। गोगा, गोगा, तू ठीक तो है ना? गोगा, गोगा। अगले पल गोगा का जिस्म हवा में उड़ता हुआ गुफा से बाहर आकर गिर गया। उसकी हालत देखकर सभी डाकुओं की सांसें उनके हलक में अटक गई। गोगा, सरदार, ये गोगा तो मर चुका है। पर ये हुआ कैसे? इधर ऐसा कौन सा जानवर आ गया? तू गुफा के अंदर जाकर देख तो टोका। क्या बोल रहे हो सरदार? मैं ना जा रहा अंदर। ये गोगा का हाल देखकर तो मैं बिल्कुल ना जा रहा। टोका का डरना बनता था। अगर उस टोली का सरदार गोगा की लाश देख लेता तो वो भी अंदर जाने से मना कर देता। गोगा की लाश बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर खून ही नहीं हो। और उसकी लाश देखकर अनीता के चेहरे पर भी अजीब से भाव आ रहे थे। टोका, तू अंदर जाकर देखना। डर क्यों रहा है? हम सब है ना इधर। ना सरदार, मैं ना जा रहा। और वैसे भी अंदर जाना ही क्यों है? इधर से कहीं और चलते हैं, इससे पहले कि वो जानवर बाहर आ जाए। हाँ, ये तूने सही बात बोली टोका। इधर से चलते हैं। ये सुंदरी की गर्मी निकालने के लिए कोई और जगह ढूंढ लेंगे। इतना बड़ा जंगल है। चलो सबके सब। और ये गोगा की लाश का क्या करना है सरदार? क्या मतलब क्या करना है? अब क्या लाश धोएंगे हम? वैसे भी उसका तो जो होना था हो चुका। चलो जल्दी इधर से निकलते हैं। उन सभी डाकुओं की हालत खराब थी। उन्होंने वहां से निकलना ही बेहतर समझा। लेकिन इससे पहले कि वो अनीता को लेकर कहीं जा पाते, एक आवाज वहां गूंज उठी। अगर जिंदा जाना चाहते हो तो लड़की को छोड़ जाओ। अभी तक वो डाकू यही सोच रहे थे कि गोगा को किसी जानवर ने मारा है, लेकिन व्लाद की आवाज सुनकर उनके अंदर का डर गायब हो गया। ओ तेरी की, ये सुना तूने टोका? ये तो कोई आदमी है। साला हम फालतू में डर रहे थे। अबे ओए, गुफा में छुप कर क्यों लड़ रहा है? दम है तो बाहर निकल। लड़की को छोड़ दो और मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। लड़की को छोड़ दे? क्यों छोड़ दे भाई? जिंदगी में पहली बार ऐसी लड़की हाथ आई है और तू चाहता है हम सब तेरी बात यूं ही मान ले? गोगा को मार के बड़ा तेज बन रहा है तू। चुपचाप बाहर आ जा, वरना इस लड़की के साथ जो होगा वो तो होगा, पर तेरा वो हाल होगा कि तुझे छुपने के लिए हर गुफा छोटी पड़ेगी। क्यों टोका, क्या कहता है? बजा दो इसकी। सरदार, ये जो भी है ये चाहता है कि हम गुफा के अंदर जाए। जरूर इसने अंदर कुछ इंतजाम कर रखा होगा, वरना ये ऐसे अंदर ना बुलाता। तू सही बोल रहा है टोका। देख अजनबी, हम तो ना आ रहे अंदर। अब अगर तुझ में दम है तो बाहर आ जा। मामला अब फंस चुका था। ड्रैकुला धूप में बाहर निकल नहीं सकता था और डाकू अंदर जाने को तैयार नहीं थे। क्या हो गया रे? सांप सूंघ गया क्या तुझे? निकल बाहर साले। हम भी तो देखें तुझ में कितना दम है। मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, अनीता को जाने दो और मैं। ओहो, तो ये सुंदरी का नाम अनीता है। बड़ी पुरानी जान पहचान लगती है तुम दोनों की। क्यों सरदार, मुझे तो ये प्यार व्यार का मामला लगता है। ये जो भी अंदर से भौंक रहा है वो पक्का इसका मर्द या फिर प्रेमी होगा। सही पकड़ा रे टोका। और अब मुझे पता है कि इस डरपोक को बाहर कैसे निकालना है। ले आओ रे उस सुंदरी को यहाँ। अब जो भी होगा खुले आसमान के नीचे होगा। टोली के सरदार का आदेश सुनते ही डाकुओं ने अनीता को उठाकर गुफा के सामने सरदार के पास पटक दिया।
अनीता के हाथ बंधे हुए थे। वो खुद को बचाने की हालत में नहीं थी और उसे बचाने वाला गुफा के अंदर से ये सब देखकर छटपटा रहा था। सुन बे मजनू, तेरे पास आखिरी मौका है। अगर तू बाहर आ गया तो हम तेरी सनीता को ज्यादा चोट नहीं पहुंचाएंगे, और अगर तू नहीं आया तो फिर अच्छा होगा कि तू अपनी आंखें और अपने कान बंद कर ले। व्लाद के पास अब कोई चारा नहीं था। वो अनीता के साथ कोई अत्याचार होते नहीं देख सकता था। धूप में जलकर भस्म होना उसे मंजूर था, लेकिन अनीता पर एक खरोंच भी आए ये उसे मंजूर नहीं था। वो दौड़ पड़ा गुफा से बाहर, और अब उसका भस्म होकर राख बन जाना तय था। लेकिन वो हैरान रह गया। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। ड्रैकुला हैरान था। वो दिन के उजाले में बाहर खड़ा था, लेकिन धूप उसको न जला रही थी और न तड़पा रही थी। एक पल के लिए उसका ध्यान उन डाकुओं से हट गया और अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। ड्रैकुला को एक तेज दर्द का एहसास हो रहा था और उसका घाव पूरी तरह भर भी नहीं रहा था। काफी लंबा चौड़ा है तू तो, और शक्ल से यहाँ का तो नहीं लगता। खैर, तू कहीं का भी हो, तुझे मिट्टी यहीं मिलेगी। एक बार फिर डाकुओं का सरदार ड्रैकुला की ओर लपका, लेकिन इस बार ड्रैकुला सतर्क था। उसने सरदार का हाथ रोक लिया और अपने सर से उसकी नाक पर एक जोरदार टक्कर मारी। साले, तूने मेरी नाक तोड़ दी। टोका, देख क्या रहा है तू? मार साले को। तुम सब ने सुना सरदार ने क्या बोला? मारो साले को। 6 के 6 डाकू ड्रैकुला पर टूट पड़े, मगर ड्रैकुला सिर्फ ड्रैकुला नहीं था, वो व्लाद द इम्पेलर भी था। वो व्लाद जिसने न जाने कितनी वॉर्स लड़ी थी। वो लड़ने के हर आर्ट में एक्सपर्ट था और उसके रिफ्लेक्सेस गजब के थे। एक एक करके सभी हड्डियां टूट रही थी, लेकिन उनके हमले में ड्रैकुला भी घायल हो रहा था। उन डाकुओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रैकुला ने अपने हाथों से सबको मौत की नींद सुला दिया था। रह गया था तो बस उनका सरदार। साले, तू चीज क्या है? मौत। ड्रैकुला सरदार की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक वो लड़खड़ा गया। सरदार को बस एक मौके की तलाश थी। वो वहां से भाग निकला। ड्रैकुला को आज सदियों बाद दर्द महसूस हो रहा था। वो आज अपने आप को इंसान महसूस कर पा रहा था, लेकिन इतना घायल होने के बाद भी उसे मौत नहीं आ रही थी। उधर अनीता ने इस लड़ाई का फायदा उठाकर अपने आप को आजाद कर लिया था। वो तेजी से दौड़कर ड्रैकुला के पास जा पहुंची। व्लाद, व्लाद, ये कैसे? तुम ठीक हो ना? अनीता को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर धूप में ड्रैकुला का जिस्म जला क्यों नहीं। वो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके घाव भर क्यों नहीं रहे थे। ओह नो, तुम्हारे वुंड्स हील क्यों नहीं हो रहे? और तुम्हें डेलाइट से कोई नुकसान भी नहीं हुआ? ये सब क्या हो रहा है? अनीता, केव। केव? हाँ, केव। मेरा बैग केव में है। उसमें कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, शायद तुम पर काम कर जाए। रामदास, रामदास! अनीता ने कई बार चिल्लाकर रामदास को आवाज दी, लेकिन वो बाहर नहीं आया। अनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक न जाने उसके दिमाग में क्या आया और वो ड्रैकुला को केव की ओर ले जाने की कोशिश करने लगी। ये तुम क्या कर रही हो? शट अप मिस्टर व्लाद, जो कर रही हूँ करने दो। मैं तुम्हें गुफा के अंदर ले जा रही हूँ। अनीता ड्रैकुला को गुफा के अंदर ले जाने की कोशिश कर रही थी। 7.5 फीट के उसके शरीर को खींचना अनीता के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो इंच इंच करके गुफा की ओर बढ़ रही थी। ठीक उसी वक्त मिर्जा अनवर भी एक गुफा के पास पहुंच चुका था। ये भेड़िए मुझे इस गुफा के पास क्यों लाए हैं? आखिर क्या है इस गुफा के अंदर? मिर्जा के देखते ही देखते सारे भेड़िए उस गुफा की तरफ अपने आगे के पंजे करके ऐसे झुक गए जैसे कि वो नमस्कार कर रहे हों। मिर्जा को समझते देर नहीं लगी कि उसकी मंजिल इस गुफा के अंदर ही है। वो अपने घोड़े से उतर गया। मिर्जा ने देखा कि भेड़िए अभी भी उसी तरह बैठे थे। वो थोड़ा डरते हुए आगे बढ़ा, लेकिन भेड़ियों ने कोई हरकत नहीं की। या इब्लिसू, मदद करना, न जाने अंदर क्या है।
और देखते ही देखते मिर्जा गुफा के अंदर जा चुका था। उधर डोंगरगढ़ के जंगल में फ्रांसिस अभी भी अपनी तलाश में लगा था। गॉड, ये तो पूरी मौचोरी है। डेड वॉल्व्स, डेड बैट्स। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ भी मिलेगा। एंड इन केस अगर कुछ है भी तो इस ब्लड बाथ में उसको ढूंढना इम्पॉसिबल लग रहा है। बट मुझे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है। मुझे आपकी गलती को रेक्टिफाई करना है मिस्टर अब्राहम वैन हेल्सिंग। यहाँ कोई ना कोई एविडेंस तो जरूर। अरे ये क्या? अचानक फ्रांसिस को कुछ नजर आया। वो तेज कदमों से उस चीज के पास पहुंचा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फ्रांसिस ने झट से आगे बढ़कर उस चीज को उठा लिया और अपने बैग में रख लिया। यह आर्टिफैक्ट यहाँ कैसे आया? बहुत पढ़ा और सुना था इसके बारे में, बट ये यहाँ कैसे? एनीवेज, जो भी हो, इट इज गुड कि मैं ओमकार का पीछा करते हुए रूट से पहले यहाँ पहुंच गया। अगर ये उसको मिल जाता तो। Pastor Francis? ओह नो।